हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है। स्टूडेंट, ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल सिंपल टर्म है जिसका मीन है कि चीजों का ट्रांसपोर्ट होना, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना। लेकिन एनिमल्स एंड प्लांट्स में इसका क्या मीन है? तो देखिए, हमारी बॉडी में जो हम खाना खाते हैं वो कहाँ पे होता है? इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन हमारी सारी बॉडी जो है, पूरी बॉडी को उस खाने की जरूरत होती है, हर एक सेल को उस खाने की जरूरत होती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से वो खाना पूरी बॉडी में पहुंचना चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए हमें? ट्रांसपोर्टेशन। खाने का ट्रांसपोर्टेशन होना बहुत जरूरी है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसका बाहर निकलना भी बहुत जरूरी है। हमारी पूरी बॉडी में वेस्ट बनता है तो उसका बाहर निकलना, आपको पता है कि हमारी किडनीज जो है वो रिमूव करती हैं वेस्ट को, तो पूरा वेस्ट किडनी में आना बहुत जरूरी है। तो चीजों की ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्टेशन होना, वाटर की ट्रांसपोर्टेशन होना, ऑक्सीजन, जैसे आप सांस लेते हो आपकी ऑक्सीजन सिर्फ लंग्स तक ही रहती है, लंग्स से वो पूरी बॉडी में जानी बहुत जरूरी होती है क्योंकि ऑक्सीजन सारे सेलों को चाहिए होती है। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम लिखें ट्रांसपोर्टेशन की इम्पोर्टेंस तो ये क्या है? टू ट्रांसपोर्ट, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है हमारी बॉडी में, क्यों हमें इसकी जरूरत है? टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स एक्सेट्रा। उसके बाद टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट। अगर वेस्ट जो है ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? वेस्ट सपोज कर लो किडनी तक ना आए तो क्या होगा? आपकी बॉडी में वेस्ट अकोमोलेट होना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या है, पर्सन जो है जिसकी बॉडी में जो वेस्ट अकोमोलेट हो रहा है वो उसको हार्मफुल डिजीजेस भी कॉज करेगा और उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हमारे लिए, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को, एंजाइम्स को, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो हमारी बॉडी में क्या है? ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक पूरा सिस्टम है जिसको हम सिंपली ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कह सकते हैं। हमारी बॉडी में कौन सा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो क्या करेगा? ट्रांसपोर्टेशन करेगा। उस सिस्टम को हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी का मतलब हो गया सर्कल पूरा बॉडी में चलता है इस सिस्टम में। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो हेल्प करती हैं ट्रांसपोर्टेशन में? हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें बेसिकली काम करने वाली चीजें कौन कौन सी हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं? वो है हमारे पास ब्लड जो है ये हमारी पूरी बॉडी में घूमता है। तो ब्लड ही एक ऐसी चीज है जो क्या करती है? ट्रांसपोर्टेशन करती है। ब्लड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में घूम सकता है। ब्लड ही एक ऐसी चीज है जो पूरी बॉडी में घूमता है। ब्लड जो इसका मेन कंपोनेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन कंपोनेंट। उसके बाद ब्लड जो है ये खुला तो घूमता नहीं हमारी बॉडी में, ब्लड जो है ये ब्लड वेसल्स में घूमेगा। ब्लड वेसल्स हैं, हम ये भी डिस्कस करेंगे ब्लड वेसल्स क्या हैं। ब्लड वेसल्स में हमारा जो ब्लड है वो पाइप जो है, ब्लड की पाइप्स होती हैं उन्हें हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, उसमें ब्लड घूमता है। उसके बाद है हार्ट का भी सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये तीनों चीजें सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाती हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे ब्लड के बारे में। स्टूडेंट्स, ब्लड आपको सभी को पता है क्या है, आप इसको देखते हो हमेशा ही, लेकिन जो ब्लड है इसकी कॉम्पोजिशन क्या है ये मैं आज आपको बताऊंगी। ब्लड जो है ये बेसिकली 4 चीजों से मिलके बना है। इसकी अगर हम कॉम्पोजिशन देखें, कॉम्पोजिशन का मतलब है भी उसको किन किन चीजों से मिलके बनाया गया है, वो उसकी कॉम्पोजिशन आ जाती है। तो कॉम्पोजिशन अगर हम ब्लड की देखें तो ब्लड जो है इसमें 4 मेन हमारे पास कंपोनेंट है। सबसे पहले जो कंपोनेंट है उसका नाम है प्लाज्मा।
सबसे पहले जो कंपोनेंट है वो है प्लाज्मा, फिर है हमारे पास WBC, फिर है हमारे पास RBC, फिर है WBC, देन है प्लेटलेट्स। RBCs और WBC ये सेल होते हैं। RBCs का अगर हम नेम देखें तो ये है रेड ब्लड सेल, भी इसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल, और आप इसको बोलते हो रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी हम इसको बोल सकते हैं, C कॉर्पसल्स। सेम वाइट ब्लड सेल और कॉर्पसल्स, आप कुछ भी कह सकते हो, सेल कह लो कॉर्पसल्स कह लो, एक ही बात है। तो ये है हमारे ब्लड की कॉम्पोजिशन। हमारा ब्लड प्लाज्मा, RBC, WBC, प्लेटलेट से मिलके बनता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा के बारे में। सबसे पहले है हमारे पास प्लाज्मा। तो स्टूडेंट, प्लाज्मा एक लिक्विड है। प्लाज्मा क्या है? एक लिक्विड है जिसका कलर क्या है? पेल जेलो कलर का ये लिक्विड है। अगर हम अकेला प्लाज्मा को देखें, इसकी कॉम्पोजिशन देखें प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा है क्या? पेल येलो कलर का लिक्विड है जिसमें 95% तो वाटर होता है, 95% इसमें वाटर है, और 5% इसमें क्या होते हैं? आयंस होते हैं, सॉल्ट वगैरह होते हैं। तो ये मिलके क्या बनाता है? प्लाज्मा बनाता है। प्लाज्मा एक लिक्विड है। अगर मैं यहाँ पे सपोज कर लूँगी, एक लिक्विड है सिंपल, जो 95% वाटर और 5% उसमें क्या है? कुछ सॉल्ट हैं, कुछ आयंस हैं। सॉल्ट हम यूज करते हैं खाने में, ये वाले सॉल्ट, हमारे पास बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिनको हम सॉल्ट कहते हैं। तो सॉल्ट, आप ये मत सोचना भी सॉल्ट वो हमारा जो खाने वाला, हमारे पास बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। तो सॉल्ट टर्म ये केमिकल्स के लिए यूज होती है स्टूडेंट। तो उसके बाद है हमारे पास RBCs एंड WBC। RBCs और WBC जो हैं इस प्लाज्मा में, अगर हम सपोज कर लो, ये मैंने RBCs इसमें रख दिए, ये RBCs हैं, और ये यहाँ पे मैंने WBC बनाए हैं। प्लाज्मा के अंदर हमने इसको मिक्स कर दिया। और थर्ड है हमारे पास प्लेटलेट्स, ये हमने इसमें डिसॉल्व कर दिए प्लेटलेट्स। अगर हमने इस लिक्विड में WBC, RBCs, प्लेटलेट्स सभी को मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद वो क्या बन गया हमारे पास? वो बन गया ब्लड। आप एक ग्लास लो, उसमें आपने प्लाज्मा डाल लिया जो कि लिक्विड फॉर्म में है, उसमें आपने RBCs डाल दिए, WBC डाल दिए, प्लेटलेट्स डाल दिए, उनको मिक्सअप कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा? मिक्सअप करने के बाद वो क्या बन जाएगा? वो ब्लड बन जाएगा। तो ये है हमारे ब्लड की कॉम्पोजिशन। तो स्टूडेंट, RBCs जो है ये रेड ब्लड सेल है, इनका कलर रेड होता है। इनका कलर रेड क्यों होता है? क्योंकि जो RBCs होते हैं इनमें एक पिगमेंट होता है। पिगमेंट वर्ड आप कहीं भी पढ़ लो, उसका मतलब होगा कलर देने वाली कोई चीज। पिगमेंट वर्ड यूज होता है कोई ऐसी चीज जो कलर प्रोवाइड करे, कोई ऐसे केमिकल्स जो कलर दे। तो ब्लड RBCs में भी हमारे पास एक पिगमेंट है, मीन्स एक केमिकल आप मान सकते हो, वो है सेल के अंदर, जो क्या उसको रेड कलर देता है, उसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से ही RBCs का कलर रेड होता है। जब ये RBCs हम प्लाज्मा में ऐड कर देते हैं तो वो प्लाज्मा भी क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही, इस RBCs की वजह से ही ब्लड का जो कलर है वो क्या दिखता है हमें? रेड। अगर हम प्लाज्मा यहाँ से मैं रेड ब्लड सेल निकाल दूं तो आपका ब्लड कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। आपका ब्लड कलर, RBCs अगर हम निकाल दें तो प्लाज्मा पेल येलो सा आपका ब्लड आपको येलो कलर का नजर आना शुरू हो जाएगा। मीन्स जो ब्लड का कलर है ये ड्यू टू RBCs है। RBCs में ऐसा क्या है? RBCs में हीमोग्लोबिन है जो RBCs को कौन सा कलर देता है? रेड कलर। और ये हीमोग्लोबिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ट्रांसपोर्टेशन में। जो हीमोग्लोबिन होते हैं ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। एक हीमोग्लोबिन, मेरे पास एक हीमोग्लोबिन है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को अपने साथ क्या कर सकता है? बाइंड कर सकता है। कितनी ऑक्सीजन को? O2 मैंने लिखी है
4 ऑक्सीजन, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल अगर हम देखें तो वो 4 ऑक्सीजन को अपने साथ क्या कर सकता है, जोड़ सकता है और उसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकता है। हमारे ब्लड में तो बहुत सारा हीमोग्लोबिन होता है, तो वो बहुत सारी ऑक्सीजन को इजीली क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है, बहुत सारी ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो हीमोग्लोबिन का जो फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, कैरी करता है और ट्रांसपोर्ट करता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक। उसके बाद है हमारे पास थर्ड, वो है WBC। और एक और बात बता दूं, जो RBC होती हैं इनकी जो लाइफ है ये अप्रोक्सीमेटली 120 डेज होती है। उसके बाद हमारे ब्लड में न्यू RBC आ जाते हैं। अब हम देखेंगे WBC के बारे में, WBC कैसे होते हैं और इनका क्या फंक्शन है। तो RBC का मैंने फंक्शन बता दिया, ब्लड में ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब हम देखेंगे WBC। यस स्टूडेंट, अब है हमारे पास WBC है व्हाइट ब्लड सेल, मीन्स ये कलरलेस है, इनका कोई कलर नहीं है। और जो WBC होते हैं ये प्रिवेंट करते हैं हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से, हमें डिजीजेस से बचाते हैं, हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं, इन्फेक्शन एंड डिजीजेस से ये हमें बचाएंगे। तो ये हमारी बॉडी में फाइट करते हैं विद द इन्फेक्शन एंड डिजीजेस और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो जो WBC होते हैं ये वाइट है, मैंने आपको पहले बता दिया। और इनका जो स्ट्रक्चर है ये अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं। आपको अमीबा के बारे में पता है ना, जैसे अमीबा अपनी स्ट्रक्चर बाहर वाली जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करता रहता है, तो WBC भी आपको अगर आप सेल देखो तो इनकी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। और ये ब्लड वेसल के अंदर होते हैं। सपोज कर लो ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, WBC पड़े हैं। तो ये बाहर भी आ सकते हैं, ब्लड वेसल से ये स्क्वीज हो सकते हैं, ब्लड वेसल से ये बीच में से निकल के बाहर भी आ सकते हैं और इन्फेक्शन करने वाले बैक्टीरिया वायरसेस को ये किल कर देते हैं, उनको खा जाते हैं, किल कर देते हैं। तो WBC का हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये हमें इन्फेक्शन और डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद आ गया हमारे पास फोर्थ पार्ट, दैट इज प्लेटलेट्स। जो स्टूडेंट प्लेटलेट्स है इसका भी हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये फ्लैट डिस्क शेप होते हैं और ये मोस्टली ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग, जैसी कोई इंजरी हो जाती है, आपके कोई कट लग जाता है तो आप देखते हो कि कुछ समय बाद आपकी वो ब्लीडिंग जो हो रही है, खून जो निकल रहा है वो बंद हो जाता है। वो कैसे बंद होता है, प्लेटलेट की वजह से। प्लेटलेट जो होते हैं, सपोज कर लो आपके हाथ में कट लग गया, आप देखते हो कि वो थोड़े मिनट बाद ब्लड आना बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो प्लेटलेट होते हैं वो ब्लड का क्लॉट बना देते हैं। जैसे कि आपकी ये ब्लड वेसल कट गई, यहाँ से खून आ रहा है, यहाँ पे जो प्लेटलेट हैं ये क्लॉट बनाना शुरू कर देते हैं, बंद कर देंगे उस आपकी जो ब्लड वेसल कटी है उसका रास्ता बंद कर देंगे, जिससे क्या है आपका खून बाहर आना बंद हो जाएगा। तो प्लेटलेट जो है ब्लड क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर इसकी कमी हो जाए, आपके ब्लड में प्लेटलेट कम हो जाते हैं तो क्या है, जब आपकी कोई इंजरी होती है तो क्लॉट नहीं बनता, तो बहुत सारा ब्लड लॉस हो सकता है, तो उससे क्या है पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो ये सारे पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं ब्लड के अंदर। और ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन, सारी चीजों की ट्रांसपोर्टेशन करेगा। वो ऑक्सीजन तो वो ट्रांसपोर्ट कर ही रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड तो कर रहा है, उसके अलावा ब्लड में मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, वेस्ट, सारा कुछ जो है वो बाय ब्लड ही क्या है हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। अगर हम देखें तो ब्लड में सारा कुछ ही चला जाता है, तो ब्लड के थ्रू ही वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाती हैं चीजें। तो ब्लड के बाद हमारे पास आता है ब्लड वेसल्स। अब हम डिस्कस करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स क्या है स्टूडेंट, जिसमें ब्लड फ्लो करता है, जो पाइप्स हैं आपकी बॉडी के अंदर, आप अपने हाथों में भी देखो, शायद आपको ये नजर आ रही है, ये ब्लड वेसल्स है सारी, जो शायद आपको अच्छे से मेरे हाथों में जो ब्लू कलर की नजर आ रही है, ये क्या है, ब्लड वेसल्स है। आई होप आपको ये दिख रही हो। तो ब्लड वेसल है जिसके अंदर ब्लड फ्लो करे। तो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की ब्लड वेसल्स हैं, देखो वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हैं आर्टरीज।
आर्टरीज हैं, वेन्स हैं और कैपिलरीज हैं। जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज बहुत इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स हैं। इनमें क्या है, प्योर ब्लड फ्लो करता है। मैं आपको बताऊंगी प्योर ब्लड क्या है। आर्टरीज में प्योर ब्लड फ्लो करेगा। जो वेन्स होती हैं इनमें इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। ये इम्प्योर ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, ये प्योर ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। कैपिलरीज जो हैं ये बहुत ही फाइन ब्लड वेसल्स होती हैं जो आर्टरी से ही बनती हैं और वेन में जाके जुड़ जाती हैं। ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी क्या है कैपिलरीज। तो पहले हम आर्टरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। आर्टरीज जो होती हैं प्योर ब्लड है। प्योर ब्लड कौन सा होता है स्टूडेंट्स? जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होती है, जब ब्लड में ऑक्सीजन हो तो उसको हम बोलते हैं प्योर ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसी ही हम क्या बोलते हैं, प्योर ब्लड। अगर ब्लड के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी उसको बोलते हैं और उसको कार्बोक्सी ब्लड भी हम बोलते हैं। कार्बोक्सी जिनेटेड ब्लड भी हम उसको बोलते हैं। और ये क्या है, इम्प्योर ब्लड है जो कि वेन्स में फ्लो करता है। तो आर्टरीज जो हैं ये बहुत डीप होती हैं इन द स्किन। ये डीप होती हैं। डीप क्यों होती है? क्योंकि इनमें प्योर ब्लड है। ये कट ना जाए। अगर ये ऊपर होंगी तो हम कई बार क्या है, इंजरी होने की वजह से अगर हमारी आर्टरीज कट गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा, प्योर ब्लड सारा बाहर निकल जाएगा। जो इस वजह से ये बहुत अंदर होती हैं, डीप होती हैं इन द स्किन, डीप इन स्किन। उसके बाद जो है इनमें जो ब्लड का प्रेशर है बहुत हाई होता है। इनमें जो प्रेशर है ब्लड का बहुत हाई होता है, हाई प्रेशर ऑफ ब्लड, ताकि जो फ्लो है ब्लड का बहुत जल्दी से हो जाए, हमारा सारी बॉडी में फटाफट से क्या है, प्योर ब्लड जो है वो चला जाए। उसके बाद ये ब्रॉड भी होती हैं, थोड़ी बड़ी होती हैं ताकि ज़्यादा ब्लड इनमें जाए। और इसके अलावा जो आर्टरीज हैं इनमें कोई भी वॉल्व नहीं होता, नो वॉल्व। वॉल्व क्या होता है? वॉल्व सपोज कर लो ये कोई पाइप है, यहाँ पे हमने कोई ढक्कन लगा दिया, जैसे कि हमारी मोटर जो हमारी वाटर पाइप में हमने ऊपर ऐसे वॉल्व लगा होता है उसको हम टाइट कर लेते हैं, जब हमने पानी छोड़ना होता है तो उसको बंद भी कर देते हैं, इसको वॉल्व बोलते हैं। तो ये आर्टरीज में कोई वॉल्व नहीं है, मीन्स खून को रोकने वाली कोई चीज नहीं है, खून बड़ी इजीली फ्लो करता है आर्टरीज में। तो ये था कुछ आर्टरीज के फंक्शंस। आर्टरीज जो हैं ये ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम हार्ट। ब्लड को हार्ट से लेकर ये कहाँ पे छोड़ती हैं, पूरी बॉडी में, फ्रॉम हार्ट टू ऑल बॉडी। मीन्स आर्टरीज जो हैं ये ब्लड को कहाँ से लेंगी, हार्ट से लेकर उसको पूरी बॉडी में छोड़ती हैं, पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ ब्लड की जरूरत है वहां पे लेके जाएंगी। अब हम देखेंगे वेन्स के बारे में। वेन में ऑलरेडी मैंने बताया इम्प्योर ब्लड है और ये ज्यादा डीप नहीं होती, अंडर स्किन ही हमारे आपको मिल जाएंगी। अंडर स्किन जैसे कि मैंने आपको दिखाया, आपकी जो ब्लू कलर, आप अपना हाथ भी देख लो, आपको जो ब्लू कलर की कुछ पर्पल ब्लू कलर की जो वेन्स आपको नजर आएंगी, ये अंडर स्किन ही है ना आपकी, ज्यादा डीप तो है नहीं, ये अंडर स्किन है। इनमें लो प्रेशर होता है ब्लड का, नैरो होती हैं। इनमें वॉल्व भी होते हैं। वॉल्व का काम क्या है, जैसे ही खून जा रहा है, सपोज कर लो खून जा रहा है, वो आगे आगे ही जाए, बैक ना आए। क्योंकि सपोज कर लो हमारा जो खून है, जो इम्प्योर ब्लड है, वो हार्ट में आएगा, पहले हार्ट में आएगा। ये भी मैं बताऊंगी हार्ट में क्यों आता है। तो सपोज कर लो आपका ब्लड आपकी लेग्स से आ रहा है, लेग्स से आपका इम्प्योर ब्लड आपके हार्ट में आना चाह रहा है, तो वेन्स के ऐसे ऊपर को ब्लड लेके आ रही है, वेन्स हार्ट के लिए ब्लड लेके आ रही है। तो ग्रेविटी की वजह से ये ब्लड नीचे तो जाएगा ना, हम कोई चीज ऊपर को फेंकते हैं वो ऑटोमेटिकली नीचे को चली जाती है। लेकिन हमारा ब्लड ऐसे नहीं होता, ब्लड ऊपर ऊपर चढ़ता जाएगा। क्यों?
क्योंकि इन वेन्स के अंदर कुछ वॉल्व लगे होते हैं। जैसे ही थोड़ा खून ऊपर जाता है ये वॉल्व बंद हो जाते हैं ताकि जो खून है वो बैक ना जा पाए, बैक फ्लो ना हो, टू प्रिवेंट बैक फ्लो। बैक फ्लो को रोकने के लिए वॉल्व लगे हैं। बैक फ्लो ऑफ ब्लड, तो ये जो हमारी वेन्स होती हैं ये बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करती हैं। सारी बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड है वो कलेक्ट करके कहाँ पे लेके आएंगी, हार्ट के पास। फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, ये ट्रांसपोर्ट करती हैं फ्रॉम बॉडी टू हार्ट ब्लड को। उसके बाद है स्टूडेंट कैपिलरीज की बारी आ गई। अब हमारे पास मैंने आपको बताया जो आर्टरीज है, सपोज कर लो ये आर्टरी आ रही है मेरे पास, ये आ गई आर्टरी। आर्टरी ने अब डिफरेंट ऑर्गन्स में जाना है तो वो आगे बहुत छोटी ब्लड की वेसल्स में डिवाइड हो जाती है। पीछे से तो मोटी सी आर्टरी आ रही है, लेकिन हमारे छोटे सेल्स हैं, छोटे ऑर्गन हैं हमारे। हर एक सेल को, हर एक ऑर्गन क्या चाहिए होता है, ब्लड। तो वो छोटी बहुत ही हेयर लाइक ब्लड वेसल्स जो हर एक ऑर्गन में, हर एक सेल में जाएंगी। तो ये आर्टरी ही छोटी आगे ब्लड वेसल्स में डिवाइड हो जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं कैपिलरीज। तो ये कैपिलरीज आगे ज्वाइन हो जाती हैं, जुड़कर वो क्या बनाती हैं, फिर जब ये जुड़ जाएं कैपिलरीज तो फिर वो क्या बन जाती हैं, वो वेन बन जाती हैं। तो आर्टरीज में से निकली कैपिलरीज डिवाइड हो गई, वहां उन्होंने ब्लड सप्लाई कर दिया, वहां से इम्प्योर ब्लड लिया। इम्प्योर ब्लड लेने के बाद वो कहाँ पे जाके जुड़ गई, वेन के साथ जाके जुड़ गई। तो ये है हमारे पास कैपिलरीज। कैपिलरीज होती हैं हेयर लाइक ब्लड वेसल्स। क्योंकि मोटी जो होगी आर्टरी, जब मोटी सी वेन होगी वो हर एक सेल के अंदर तो घुस नहीं सकती, सेल तो बहुत छोटा होता है ना। तो सेल में घुसने के लिए, सेल के अंदर जाने के लिए हमारे पास कैपिलरीज का हमें जरूरत पड़ती है। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास ब्लड के बारे में एंड ब्लड वेसल्स के बारे में। अब हम देखेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये कैसे काम करेगा। इसके लिए सबसे पहले हमें हार्ट के बारे में जानना जरूरी है। जो हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें जो हार्ट है इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ब्लड हमारी पूरी बॉडी में घूम रहा है, ऐसे तो घूम नहीं सकता वो, उसको घुमाने के लिए भी तो कोई चाहिए। तो हार्ट ब्लड को घुमाता है पूरी बॉडी में। अगर हार्ट ब्लड को घुमाएगा पूरी बॉडी में तभी तो ब्लड में से चीजें ट्रांसपोर्ट होगी। तो हमारे लिए हार्ट का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट।